बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सिंध के करोड़ों लोगों का मुकदमा, सिंध का मुकदमा, सिंध की जो इस वक्त 18 साल की हुकूमत है, सिंध को क्या दिया? कसूरवार सिंध हुकूमत है या वफाक या कराची की सियासत? आज इस पर सिंध का मुकदमा डिस्कस होगा और हमारे साथ मेहमानों में मौजूद है सिंध हुकूमत के तर्जमान नादर नबील गबोल। नादर भाई, मेहरबानी कि आज आपने खरी बात के लिए वक्त दिया। थैंक यू जी। नादर नबील एक सिंध के अहम तरीन सियासतदान नबील गबोल के बेटे हैं और नबील गबोल वफाकी वज़ीर से लेकर बड़े बड़े अहम ओहदों पे भी रह चुके। इनके दादा परदादा से कंटिन्यू पाकिस्तान बनने से पहले सियासत। दूसरे हमारे मेहमान भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, वफाकी हुकूमत के सिंध के लिए तर्जमान हैं राजा अंसारी। राजा भाई, मेहरबानी कि आपने खरी बात के लिए वक्त दिया। राजा अंसारी का भी ताल्लुक़ सियासत से पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के पुराने, मैं समझता हूँ कि पैदाइशी तौर पे भी वर्कर है। उनके वालिद साहब ज़ैन अंसारी की नून लीग में बड़ी खिदमात, राजा का जितना भी तारफ़ का वो भी कम होगा। फोकल पर्सन वफाकी सरकार। तीसरे हमारे मेहमान MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़, MPA है, नौजवान हैं, कोरंगी से इलेक्शन जीते हैं, नजम मिर्ज़ा। आपकी मेहरबानी कि आपने खरी बात के लिए वक्त दिया। नजम मिर्ज़ा पहले PSP में, उसके बाद MQM पाकिस्तान और ख़ुद बिजनेसमैन भी हैं। तो आज तीनों मेहमान बड़े अहम हैं हमारे साथ। सबसे पहले नादर नबी, सिंध का मुकदमा। आज जो सवाल करेंगे वो सिंध के लोगों की बात है। सिंध 7000 साल तहजीब याफ्ता मुहंदड़ो, जहाँ पे रास्ते भी थे, स्विमिंग पूल भी था, आबाद शहर भी था। ऐसे बहुत सारे शहर, शिकारपुर, लकड़ी के घर, ज़बरदस्त मकानात, एक खूबसूरत किस्म का जन्नत का एक इलाका। हुआ क्या, इस पार्टी की सियासत 18 साल में आस्ता आस्ता सिंध वैसे ही मुहंदड़ों की तरह खंडरात में क्यों तब्दील होता जा रहा है? जी भुट्टो साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने आज मुझे मौका दिया सिंध का मुकदमा लड़ने के लिए। देखिए, सिंध के अंदर बिल्कुल एक रिच कल्चर, हिस्ट्री, हेरिटेज, तमद्दुन है, बिल्कुल सकाफत है। और आज भी मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना कि मेहमान नवाज सूबा, बिल्कुल है। प्यार करने वाला सूबा, पुरअमन सूबा, वो आज भी रीजनल आप अगर सिचुएशन देखें तो सिंध है। बिल्कुल है। सिंध वाहिद सूबा है जिसने हर किसी को अपनाया, हर किसी को अपना बनाया और हर किसी को खिलाया पिलाया, जगह दी। और बल्कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सिंध असेंबली पहला सूबा था और मेरे परदादा उस वक्त उस असेंबली के मेंबर भी थे। 1942 की बात कर रहा हूँ, जिसने करारदाद पाकिस्तान मंजूर किया। उस वक्त अंग्रेज़ों के ज़माने में किसी और सूबे में शायद जुर्रत बोल लें या कोई और अगर लफ्ज़ आज़माना चाहते हैं या इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर सिंध वाहिद सूबा था जिसने ये एक तरह से ऑफिशियली पास कराया रेजोल्यूशन कि हमें अलग मुल्क वो बातें तो मुसलमानों के पीछे कभी चाहिए। मौजूद है, तारीख है, हिस्ट्री है। हुआ जी। क्या सिंध की बर्बादी को? हुआ क्या? देखिए, बीच में ज़ाहिर सी बात है एक तवील अरसा पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी। उसमें आप बेशक ज़िया-उल हक का भी दौर उसमें शामिल कर सकते हैं, मुशर्रफ का भी दौर शामिल कर सकते हैं, मगर ये प्राउडली मैं कह सकता हूँ कि इसी साल की इब्तिदा में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो कि चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने सिंध विजन प्रोग्राम एक रखा था प्रेसिडेंट हाउस में, जिसमें पूरी दुनिया के डिप्लोमैट्स, मीडिया, NGOs के सरबराहान को बुलाया था। और ये जो मुकदमा लड़ने के लिए आज आपने मुझे बुलाया है, वही चीज़ें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ग्लोबल वो स्टेज तो पे लड़ा। तकीरे, स्टेज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें क्या इसकी सारी जवाबदारी आप वफाक को देंगे या खुद सिंध सरकार को देंगे या कराची की जो सियासत है उसी को देंगे? सर, मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि उस अगर आप प्रोग्राम में आपने देखा हो, अगर फॉलो किया हो, तो उसमें बताया बिलावल साहब ने कि सिंध ने 2008 में जब पहली दफ़ा हमारी हुकूमत आई और आज जब 2026 में हम मौजूद हैं, चौथी बार मुसलसल सिंध की अवाम ने हम पे एतमाद का इज़हार किया और हमें मुंतखब किया अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं सिंध की अवाम की। तो हमने हेल्थ केयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये तो एग्रीकल्चर सब में कुछ नज़र लीप्स आता है एंड या बाउंड अचीव सुना किए। जाता है। राजा अंसारी, जी। इस वक्त सिंध की जो सूरत हाल है, 18 साल हुकूमत की
आज इसकी मुकदमे की बात करते हैं, इस सिंध की बर्बादी के अंदर वफाक का कितना हिस्सा है? बहुत शुक्रिया भुट्टो साहब। देखें, सूबा कितना काम कर रहा है और वफाक का क्या जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें इस पूरे मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा, आइन की फॉर्मेशन को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का आइन जो सबके लिए मुकद्दस है, वो आइन ये कहता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब सूबाई हुकूमत बनती है और सूबे के हवाले से ख़ासतौर पे 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सूबे के हवाले किए गए हैं, ख़ासतौर पे तरक्की। वो ये तो है 18 तरमीम के बाद Exactly, सूबे के हवाले किया गया है, exactly. मगर उसके मैं बावजूद वफाक पंजाब में भी तरक्याती फंड देता है, बाकी जगहों पे देता है, मैं फिर सिंध और बाकी मैं छोटे उसी पे सूबे भी आता हूँ, नजरअंदाज उसी क्यों? पे आता हूँ ताकि लोग समझ सकें। ये तो सबको अब पता है, सब अब समझते मसला हैं इस ये है बात कि को। वफाक एनएफसी के जरिए रकूम जो है वो मुंतकिल करता है सूबों में। सिंध का जो 24% से भी ज़्यादा हिस्सा है एनएफसी में, वो सिंध को पूरा मिलता है तकरीबन। मैं समझता हूँ कि इस साल 163 अरब रुपए में इजाफा भी हुआ है, उसके साथ तकरीबन 2.25 खरब रुपए वफाक देता है सिंध को। इसी तरह जो पंजाब का हिस्सा है एनएफसी में, वफाक पंजाब को उतना ही हिस्सा देता है, इसी तरह बाकी सूबों को भी। फिर उसके अलावा जो तरक्याती स्कीमें हैं उसके हवाले से भी वफाक पैसे देता है, सिंध में भी देता है। अभी कराची में वफाक ने डायरेक्टली वफाकी हुकूमत के फंड्स जो हैं वो मुंतकिल किए, तकरीबन 25 अरब रुपए, हैदराबाद में 15 अरब रुपए, टेंडर भी हमने कर दिए और उसके जो हैं वो बिड्स वगैरह सारी फाइनल होके ये काम बातें स्टार्ट भी रोज हो प्रेस गए। कॉन्फ्रेंस में सुन रहे हैं, मैं रोजाना अर्ज की करूं, डायलॉग मैं अर्ज मौजूद करूं, है, तो इसमें वफाक का यानी मैं जो कह रहा हूँ मेरे हिस्सा कहने कितना है इसकी का बर्बादी कहने का के पीछे? मकसद ये है कि वफाक पैसे भी दे रहा है और डायरेक्टली फंडेड प्रोजेक्ट्स भी फिर हैं। जिम्मेदार कौन है? मैं आप बात सुने, ये जो कहा जाता है ना कि जी पंजाब में वफाक खर्च कर रहा है, एक प्रोजेक्ट भी पंजाब में नहीं है जो 100% फेडरल गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट हो। सिंध में नजम है। भाई, बात की जा रही है कराची से पैसा टैक्स की शक्ल में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में रेवेन्यू दिया जा रहा है। क्या कराची की सियासत, जिससे आपका भी ताल्लुक है, MQM पाकिस्तान, दीगर जमायतें भी हैं, क्या सिंध को नुकसान आपकी जमायत, आपकी सियासत ने दिया है? शुक्रिया भुट्टो साहब। अच्छा, मसला ये है कि जैसे आपने बात की अपने इब्तिदाइये में कि सिंध खंडर बन गया, सिंध के सारे शहर तकरीबन खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए होगा और हमें जो है देखना होगा कि आपको जो भी तरक्की या जो यूटिलिटीज़ आपको चाहिए, जिसकी वजह से आप ये बात कर रहे हैं और हम सारी बात कर रहे हैं कि सिंध खंडर बन गया और सिंध जो है मुंजो दड़ों के दौर में चला गया, तो वो सारी तरक्की आपको ना लोकल बॉडीज़ के सिस्टम की वजह से नज़र आती है। अगर वो कमज़ोर होगा तो आपको शहर खंडर बना हुआ नजर आएगा, अगर वो मजबूत होगा तो शहर आपको बेहतर नजर आएगा। पंजाब में तो लोकल बॉडीज नहीं है, फिर वो वहाँ नहीं, क्या मैं खंडर बिल्कुल नहीं है? उसी पे आ रहा हूँ 1999 में आपको सिर्फ थोड़ा यहीं सा, पे लोकल बॉडी की बात जी जी, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ। 99 में आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा कि जब वहाँ पर जब सूबों की, अच्छा, हुकूमत को चलाने के लिए, किसी भी हुकूमत चलाने के लिए उसकी प्रॉपर फंडिंग रेवेन्यू की ज़रूरत होती है। 1999 से पहले जो ज़िला और ऑक्ट्राई टैक्स, आप पुराने साफ़ी हैं, आपको पता है कि वो म्यूनसिपल और शहर जो थे और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वसूल करती वो थी, टैक्स ऊपर टैक्स वो बढ़ता जा रहा टैक्स है। नहीं, वो और उनका 60-70% रेवेन्यू होता था और वो सब तरक्याती काम करते थे, शहर की सड़कें मरम्मत करते थे, शहर के स्कूल मरम्मत करते थे। फिर क्या हुआ कि 99 में ताजरों के और बिजनेसमैन के पुरजोर इसरार पे कि भाई कि हमारी ये जो ट्रक्स मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, रुकते हैं, डिले होता है, तो GST 12.5% से 15% कर दिया गया और वो सूबे वफाक जो है ज़िले हुकूमतों को वो 2.5% जो का शेयर था वो उनको ट्रांसफ़र करने लगा। 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद 2010 में आ गई 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम से ये हुआ कि ये जो पैसे फेडरल नीचे लोकल बॉडीज़ को देता था, वो सूबों ने कहा कि हम, आप सिंध ने कहा कि आप हमें ट्रांसफ़र करें, हम ज़िले हुकूमतों को देंगे और 0.66% उनका जो फेडरल शेयर बनता था प्रोविंस का, वो GST की मद में उनको मिलने लगा। ये बात तो सबको पता है, ये तो सब ये मंजर आम ये पे है। रूट कॉज है, ये रूट कॉज है। थोड़ा सा इस पे बात करने दें। और फिर अब आप 2008 से 2026 तक ले लें, ये आपके 18 साल पीपल्स पार्टी के, इन्होंने तकरीबन 26 ट्रिलियन रुपीस का बजट पेश किए हैं। वो तो पहले भी होते रहे, ठीक बजट है तो ना? बजट के ऊपर बजट ठीक पेश है। होता है। और इनको तकरीबन 19 ट्रिलियन रुपीस जो है हमारा फेडरल जो ट्रांसफर मकसद से है कि मिले। कराची की तबाही का जिम्मेदार कौन है? नादर नबील, सिंध में 18 साल से भुट्टो के नाम पे हुकूमत, और जिस तरह सिंध भुट्टो के नाम पे यरगमाल है और हालात माशी तौर पे दर बदर
कराची से आगे हम हैदराबाद से आगे निकले तो रोड, रास्ते, अस्पतालें, दवाइयाँ ना मिलना, और उसकी सबसे बड़ा जो मिसाल दिया जाता है कि जी हमने कार्डियो, गम्स और अस्पताल दी जाती हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी और अस्पताल है जहाँ बच्चे आज भी छोटे छोटे बच्चे बेड्स नहीं, फुटपाथों पे पड़े हुए इलाज हो रहा है। मिसालें हम अस्पतालें बना दी, ये कर दी। सिंध जो भुट्टो के नाम पे यरगमाल है, कब तक रहेगा? सर ऐसा ना बोलें, आप भी भुट्टो हैं। मैं भी हूँ। यरगमाल बिल्कुल भी नहीं है। सिंध की जो आवाम है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो कुर्बानियाँ हैं, उनकी कुर्बानी से भी कोई इनकार नहीं, बिल्कुल उस वजह बेनज़ीर से भुट्टो की आज भी तक कुर्बानी से इनकार नहीं। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो यरगमाल कहीं पे भी नहीं है। मोहब्बत करती है पीपल्स पार्टी से, क्योंकि किसान और हारी को जो हकूक़ उस वक्त जब फिर ये सोचा, अरबों रुपए कहाँ जा रहे हैं? जैसे नजब ने कहा कि बजट, पैसे, जी ये फिर वीगो देखिए, गाड़ियाँ, बड़े बड़े बारातें, सब बंगले, सब ये जी लोगों के पास जो कल के कंगले थे वो अरबपति बन गए। आपको तो अल्लाह ने खानदानी तौर पे सब कुछ दिया, कराची में आधी ज़मीन आप लोगों ने बांटी, मगर ये कल के कंगले इसी सियासत में भुट्टो के नाम पे, जो यरगमाली नाम पे अमीर कैसे बन गए? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने सबको खिलाया है, सिंध ने सबको खिलाया है। सिर्फ पीपल्स पार्टी वाले नहीं, हर पार्टी वाले ही जो कल तक शायद मोटरसाइकिलों में घूमते थे वो आज बड़ी बड़ी क्रूज़रों में हैं। ऐसे बहुत सारी सियासी पार्टियों में भी है, सिर्फ पीपल्स पार्टी पे ठीक है, इल्ज़ाम लगाना नाइंसाफ़ी सब पे होगी, है। ठीक है ना। बहरहाल कमिंग बैक टू द टॉपिक, हैदराबाद से आगे जो आप जिक्र कर रहे थे, इसमें मेरी गुजारिश ये है कि जो NHA है वो सिंध का इदारा नहीं है, वो वफाक का इदारा है। NHA से पूछा जाए, वफाकी हुकूमत से पूछा जाए, जहाँ आप पंजाब के अंदर दर्जनों के हिसाब से स्कीम्स सालाना लाते हैं, सिंध के अंदर इन्होंने लास्ट कोई 5 या 6 स्कीम से वो अनाउंस किए थे। सिंध की हाईवे जो है वो सब्जेक्ट है NHA का। अगर हैदराबाद से लेके सक्कर तक हाईवे बनना है तो वो वफाक ने बनाना है, वो आज तक नहीं बना सका। कराची के अंदर भी जो खंडरात का बात करते हैं, मुझे भी तकलीफ़ होती है जब मैं यूनिवर्सिटी रोड पे सफ़र करता हूँ, पर इसमें कुछ इस समय और बहुत सारे रोड हैं, और बहुत सारे रोड कहीं हैं, मैं बिल्कुल। आपको 100 नामों जो गिनवा सकता हूँ सिंध के। जो BRT जो स्कीम था उसमें वफाक की भी कुछ जिम्मेदारियां थी, जो वफाक जिसके अंदर उसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। वफाक की जिम्मेदारी की बात हो रही है, वफाक को मोटरवे भी देना चाहिए, और इस वक्त जो सूरत हाल है, बिजली के बिल वफाक के ज़ेर तमाम, जिस बंदे की तनख्वाह 20,000 और सिंध में उस बिल बिजली का भरेगा 40,000। जी। और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तो बिजली के जो इदारे हैं उन्होंने लोगों को कुंडी की लगाने की आदत सिखा दी है, लोड शेडिंग भी आ गई। जो ये बच्चे गर्मी से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपकी क़यादत बड़े एयर कंडीशन लंदन और बाकी मुल्कों में भुट्टो साहब, उनके महल भी मौजूद हैं, तो वफाक क्या इस सिंध की तबाही का जिम्मेवार नहीं है? भुट्टो साहब, NHA और बिजली के तरफ आने से पहले बड़ा इम्पोर्टेंट इशू था जो आपने छेड़ा कि बहुत से चंद लोग जो थे वो अमीर से अमीर तर हो गए। हाँ, बहुत से देखिए, बंदे ये से मुस्लिम इर्तिकाई- लीग से लेके हर पार्टी में exactly। मौजूद है। मैं ये कह रहा हूँ सिंध के साथ जो असल मसला है, देखिए इर्तिकाई अमल है, कोई इंडिविजुअल कल गरीब था आज अमीर हो सकता है, उसने मेहनत की हो, लेकिन मसला ये है कि क्या सियासत में कोई ऐसी मेहनत है कि सिंध क्या में सुने, कारनामा है कि उससे पैसे अगला आ जुमला जाएंगे? सुनेंगे तो आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। सिंध में ये देखा गया कि बजाय इसके कि हम अपने फंड्स को, अपने बजट्स को, अपने तरक्याती बजट को, बजाय इसके कि हम रोडों, रस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएं, हमें तो इक़्तिदार चाहिए। इक़्तिदार में आने के लिए अपने इंडिविजुअल्स को इतना मजबूत करें कि फिर हमें इलेक्शन, हमारे सामने इलेक्शन में कोई खड़ा ना हो सके। सिंध में इलेक्शन लड़ना इतना महंगा है कि कोई भी मिडिल क्लास आदमी, कोई भी लोअर मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। तो एक पूरा मैकेनिज्म है, एक वडेरा शाही है। डिस्ट्रिक्ट हमारे सिंध के जितने भी हैं वो तकसीम कर दिए गए हैं। ये चांडियो साहब का डिस्ट्रिक्ट है, ये मक्सी साहब का डिस्ट्रिक्ट है, ये लंजार साहब का डिस्ट्रिक्ट है, ये मखदूम साहब का डिस्ट्रिक्ट है। यही वजह है कि जब PDM गवर्नमेंट हमारी आई, देखें सबसे पहले तो NHA ये जो मोटरवे था मुल्तान से, ये तो इस पे बातें तो करते थे, मुल्तान से वफाक बना क्यों सक्खर, नहीं? मुल्तान सक्खर किसने बनाया? हमने बनाया। सक्खर से हैदराबाद किसने शुरू किया? हमने किया। तो बेटे से नहीं, तनख्वाह आपने ना कैसे लेने की? के ये जुर्म भी में तो घर कौम भेज की दिया गया। कौम की टैक्स से आप कैसे सुने, करेंगे? ये सुने। तो कोई फर्ज है, कौम का टैक्स तो ड्यूटी है, पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत को भी मिलता रहा सबको ना, मिलता रहा है। नहीं उन्होंने उठाया। PTI की वफाकी हुकूमत को भी मिलता रहा, मिलता कौम रहा का है, टैक्स बिल्कुल मिलता एक रहा ईंट है। नहीं लगाई। जब वही कौम का टैक्स जब हमें हुकूमत मिलती है तो हम लगाते हैं। अच्छा, फिर PDM की फिर वही गवर्नमेंट पंजाब है, में क्यों, सुने, बाकी सूबे में क्यों नहीं, नहीं, हर सूबे में बलूचिस्तान में लगाया। क्यों नहीं है, आपको KPK जब में क्यों लगाया नहीं, तो उसका सिंध में हशर क्यों क्या नहीं? हुआ वो सुन लें। 2 सिंध के डिप्टी कमिश्नर्स मटियारी का और नौशरो फिरोज जेल में भी का, गए, उन्होंने पैसे खा लिए। खा लिए, फिर दोबारा हमारी हुकूमत जेल में भी आई, गए। हमने 364 अरब रुपए की लागत से फिर दोबारा शुरू किया। इंशाल्लाह सितंबर में वजीर आजम साहब आएंगे, हैदराबाद सक्खर मोटरवे का इफ्ताह करेंगे। उसके हमने टेंडर्स कर लिए हैं, 3-4 मुख्तलिफ कंपनीज को दे रहे हैं ताकि 2 साल में उसको मुकम्मल करें।
306 किलोमीटर की ये तवील सड़क होगी। और फिर दूसरी बात, ये जो कराची से हैदराबाद M9 है, मेरा कायद नवाज शरीफ साहब कहता है कि ये भी उस तरह की मोटरवे नहीं है, एक अलग से मोटरवे बनाए। ये तो एग्जैक्टली, सुपर हाईवे है, तो हम ही ये खुद बनाएंगे। ढोंगे, फिर वफाक उस पर टैक्स क्यों ले अब रहा है? हम एक और मोटरवे बना रहे हैं जो पोर्ट कासिम को कनेक्ट करेगी, जाम शोरो, फिर वो इंटरचेंज M6 से कनेक्ट हो जाएगा M10 के नाम से। तो जब आप फिर कराची से निकलेंगे तो पेशावर तक आपको एक मेजर जैसा मिर्जा, मोटरवे लगेगा। अक्सर सियासी पार्टियां कहती है कि जी हमने रोड भी दिए, रास्ते भी दिए, नौकरी दी। ये तो उनका काम ही नहीं, ये तो टैक्स का पैसा है, वो देना है, फर्ज है। तो जो कराची की सियासत है, खुद आप जिस कोरंगी में रहते हैं वहाँ भी गडर पानी उबल रहा है, रास्ते भी टूटे फूटे, पता नहीं कौन कौन सी कास्ट की सियासत की बात की जा रही है। क्या कराची में नए पैदा हो गए जो आप लोग इलेक्शन में जीत रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए कराची का एक बिल्कुल डायनेमिक्स जो है, जैसे राजा साहब ने बताई, वो बिल्कुल अलग है। मैं इसमें थोड़ी एग्जांपल आपको दे दूं कि जैसे वसान साहब के बेटा भी MP है, हालार है, ठीक है ना, नौजवान है, मंजूर साहब उनके थे। इसी तरीके से उनकी सबकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो असेंबली में ये मौजूद तो है, सिंध में पूरे पाकिस्तान में ठीक है ना। मौजूद है, MQM नवाज शरीफ से लेके सब जगह मौजूद है। आप कराची में चाहे वो PTI का MP हो, चाहे जमात इस्लामी का MP हो, सब चाहे सारी MQM पॉलिटिकल पार्टी यही सारे पॉलिटिकल कर वर्कर रही हैं, ठीक है ना। ना मेरे चाचा MPA थे, ना मेरे दादा MNA थे, ना मेरे फुप्पा कोई सरकारी ओहदा रखते थे। हम सब जो थे ना पॉलिटिकल वर्कर, अपनी आपसे जूतियां रगड़ कर और मेहनत कर कर सब यहाँ पे पहुंचे। थोड़ा सा ना हमारा आप भी डायनामिक्स क्या में फर्क पॉलिटिकल है। वर्कर इस वजह से बने कि यहाँ माल है, कशिश है, नहीं, पैसा नहीं, मिलेगा, मैं वर्कर बनूं, बाकी तरह मैं भी वगैरह बन जाऊं? बेसिकली हम जिस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, हम जिस गली मोहल्लों में रहते हैं, तो हमारा तो ये होता है कि हमारे गली मोहल्ले के मसाइल हल हों। हमारे यहाँ मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम मैं MPA बनूंगा नहीं बनूंगा, मेरी जगह कोई और होगा, मुझसे आपके पहले जितने कोई और बाकी लोग हैं MPA वो था। तो कंटिन्यू MP MNA बन रहे हैं, लड़ वो भी रहे हैं आप आपस में, कुछ ओहदों में लड़ाई भी चल रही है। कुछ लोग, कुछ तादाद है ना, वो उनकी जो फेमस फेसेस हैं या आप सेलिब्रिटी कह लें जो बन गए हैं, उनकी बात है। बहरहाल पॉइंट पे आता हूँ मैं। तो अभी ये इतने 26 मैंने ट्रिलियन आपको बताया खर्च करने के बाद भी इस सूबे में अभी वलीका हॉस्पिटल का केस चल रहा है। क्या है वहाँ पे? ना पैसों की कमी का मसला है, क्या है, इनकम्पिटेंस का मसला है, कि खाली इनकम्पिटेंस का और करप्शन का, कि आपने सिरिंज में करप्शन करने के लिए आपने लोग 100 मरीज से बन ज्यादा गए, बच्चों को बच्चों को। HIV में मुब्तला कर दिया। ये तो वलीका में भी है, कंबर में भी ठीक है, है ना, वही वलीका में में भी मौजूद है ये सेम। मैं आपको करंट एग्जांपल बता रहा हूँ। 70 लाख बच्चे इस स्कूल के बाहर हैं और हम 26,000 अरब में से 11,000 अरब रुपए तालीम पे खर्च कर चुके हैं। 70 लाख बच्चे बाहर हैं, ठीक है जी। स्कूलों का हाल आपके सामने है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल आपके सामने है। आप उसको कोई भी अच्छी सी वर्डिंग में उसको कोई भी जामा पहना दें कि भाई ये है, शर्जील साहब बोलते हैं पेरिस में पेरिस लगता है, शर्मिला साहिबा कहती हैं पेरिस लगता है, शर्जील साहब बोलते हैं कि भाई यहाँ की सड़क कोई टूटी भी नहीं है। लेकिन आप हम सब इसी इलाकों में रहते हैं। कि सिंध पेरिस है या मोहनदड़ो है, बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। हमारे साथ आज मेहमानों में नादर नबील गबोल सिंध हुकूमत के तर्जुमान, राजा अंसारी वफाकी हुकूमत के तर्जुमान, नजम मिर्ज़ा MPA मौजूद है। सिंध के मुकदमे की बात की जा रही है, छोटी सी ब्रेक के बाद बात करेंगे। खरी बात हो रही है सिंध का मुकदमा, कसूरवार सिंध सरकार है, वफाक सरकार है, या कराची की सियासत, या मैं खुद हूँ या आवाम। इस पे आज हम बात कर रहे हैं। नादर नबील गबोल, आप सिंध हुकूमत के तर्जुमान हैं। 18 साल की हुकूमत, 18 साल के दौरान अभी भी सवाए इल्ज़ाम तराशी, वफाक कसूरवार, आवाम कसूरवार, सब कसूरवार। 18 साल में पीस पार्टी सरकार कसूरवार नहीं, दूध की धुली, अरबों रुपये के पैसे, अरबों रुपये के जो पैसे हड़प सिंध में कहीं लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कल आपकी हुकूमत गिरती है, घर जाते हैं, उसके बाद इस सारी सूरत हाल का जिम्मेवार कौन होगा? देखें, हुकूमत में आना या ना आना ये तो होता रहता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स है। बिल्कुल है। कोशिश हमारी पहले यही भी होती इस है पर कि आती जाती रही, जी, कोशिश हमारी यही रहती है लेकिन कि कसूरवार कौन है? वफाक, सूबा, कुछ तो मान लो। देखिए, अभी तो अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि अभी हमारी सुबह- हुकूमत जाने वाली है। कसूरवार अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है कोई भी, करप्शन, बेईमानी, बदनवानी, हुकूमत हमारी धंधा, इंशाल्लाह दुकान, टेन्योर ये भी पूरा करेगी, और बिल्कुल पूरी करेगी। उम्मीद है मुझे कि 2029 में जब इलेक्शंस होंगे वो भी तो जीतेंगे। वो भी जीतेंगे आवाम के जोर पे, आवाम के किसी जोर और के
आशीर्वाद से या किसी और की वजह से नहीं जीतेंगे, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जीतेंगे। वजह इसकी है कि जहाँ पे वफाक ने बिल्कुल हमारा साथ उस लिहाज से नहीं दिया, थोड़ा बहुत जाहिर सी बात है दिया हो, क्योंकि हम भी टैक्स दे रहे हैं उनको। वफाक का कोई राइवेंट से पैसे नहीं भेज रहा हमें, हमारी जो कलेक्टेड टैक्सेस हैं, जो जीएसटी होता है, जो पोर्ट्स के टैक्सेस होते हैं और दीगर जो सर्विसेज के टैक्स होते हैं, उसी के मद में हमें देता है। इस साल बाय द वे हमने 260 बिलियन रुपीस, तकरीबन 250 अरब रुपया वफाक को हमने वापस दिया है हमने, क्योंकि वफाक ने कहा कुछ स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स है हमारे, तो हमने भी कुर्बानी वफाक दी को है। टैक्स पूरा मुल्क देता है, क्या वफाक अकेला हड़प कर जाता है या सूबे मिलके हड़प करते हैं इस पूरे नहीं, पाकिस्तान के देखिए टैक्स उसका तो को? पूरा मैकेनिज्म है ना भुट्टो साहब, मैं कह समय कि फिर पैसे टैक्स पर नजर क्यों नहीं आते, लगते कहाँ है? कलेक्शन होती है, उसके होती है। बाद फिर वो एनएफसी के जरिए दोबारा डिस्बर्स किया जाता है ये सूबों को। 65% और कराची वफाक से इस सिर्फ वक्त- टैक्स इस मिले, वक्त ये हकीकत पाकिस्तान के है। बाकी सूबों से इतनी टैक्स क्यों नहीं मिलती? पंजाब सबसे बड़ा सूबा, एनएफसी में हिस्सा भी बड़ा, देखिए, फिर जब उसको टैक्स क्यों नहीं देता? एक मुल्क की फॉर्मेशन में रहते हैं, जब एक कंट्री के अंदर रहते हैं, फिर ये नहीं कहा जा सकता फिर पंजाब कल को ये कहे कि हम सबसे ज्यादा गंदम पैदावार करते हैं, हम क्यों दें। ऐसा नहीं होता। देखिए, हम सबको मिलके चलना होता है, एक पूरा एक वो तो country पैसों का में दे रहा है, mechanism कदम है। तो मुफ्त में नहीं दे रहा किसी अगर को। कुदरत ने जब से, मैं कहता हूँ, जब से दुनिया और कायनात वजूद में आई है, ये समंदर कराची के पास है, ठीक है, ठीक है, और कराची, और फिर इसी तरह जब से ये दुनिया और कायनात वजूद में आई है, कराची सिंध में है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो कुदरती चीजें हैं। अब लाजिम बात है, जब आपका पोर्ट सिटी यहाँ है, बलूचिस्तान में है और कराची में है, सिंध के अंदर है, तो लाजमी बात है आपको फिर ज्यादा टैक्स कलेक्शन यहीं से मिलती है, कारोबार यहाँ पर है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम बलूचिस्तान को जो है वो बेयारो मददगार छोड़ दें या पंजाब की तरफ नजर ना रखें या केपीके में, वहाँ पे वो भी हमारा मुल्क है, हमें सबको साथ लेके चलना है। एक फार्मूला है जो तमाम सूबों ने मिलकर तय किया एनएफसी के अंदर, जिसमें आबादी भी है, गुर्बत भी है, टैक्स कलेक्शन भी है, तमाम चीज़ों को सामने मद्देनजर रखते हुए एक फार्मूला तय हुआ और उस पर तमाम सूबे मुत्तफिक हैं। लेकिन इस वक्त हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, या हम देखें, मैं आपको भुट्टो साहब ये दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ, पंजाब में अगर करप्शन नहीं देखता, एक तरफ तो मुझे खुशी होती है कि मेरी वहाँ पार्टी की गवर्नमेंट है, वहाँ आपके करप्शन नहीं है, मैं आपको वहाँ अर्ज पे करता करप्शन उरूज पे हूं, है। मैं आपको अर्ज करता हूँ कैसे। लेकिन वही चीज जब मैं सिंध में देखता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। मिसाल, मेरी जमीन है, मैंने फर्द निकालना है जाके, मैंने सर्टिफाइड कॉपी निकालनी है। अगर मेरी जमीन कराची में है या सिंध के किसी हिस्से में है, मैं निकालने जाऊंगा, मुझे कहेंगे 30 एकड़ के हिसाब से, अगर 30 एकड़ जमीन है तो पर एकड़ के हिसाब से रिश्वत दोगे तो फिर तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, सेल सर्टिफिकेट मिलेगा। पंजाब में मैं जाता हूं तो वन विंडो सर्वे से उस वक्त कंप्यूटर में निकाल के कंप्यूटर में मुझे दे देते हैं, जैसे नादरा में होता है। तो मुझे ये बताया, अच्छा, आज भी मैं आपको कह रहा हूं, मेरी जमीन है इस वक्त काठोड़ में, ठीक है, गबोल साहब को कहें, ये तर्जुमान है ना इस वक्त सिंध के, मुझे बगैर पैसों के मेरी जमीन के सर्टिफिकेट निकलवा के दिखा दें, ये भी नहीं निकाल सकते। ये सिस्टम है, वो पता नहीं कौन सा सिस्टम है। हम पूछते हैं भाई किस चीज के पैसे, हम सियासी लोग हैं, उनको पता है कि राजा अंसारी टीवी पे बैठेगा बताएगा, लेकिन नहीं, कहते सिस्टम है। अब मैं किधर सिस्टम को ढूंढूं? फिर वफाक आपकी वफाक की हुकूमत है, इस सिस्टम को क्यों नहीं तोड़? मैं आपको वकालत करूं, वो जो शहर है ना कि मैं किसके हाथों अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए दस्ताने, वो बिल्कुल इस कराची और इसके पूरे जो सिंध के अंदर निजाम है, वफाक को उस पर आप फिट इसका है। कसूरवार नहीं ठहराते? नजम भाई सब कह रहे हैं कि जी सुबह दूध का धुला, वफाक भी दूध का धुला, कराची में आप भी ऐवान में बैठे हुए मेंबर असेंबली के, माजी में आपकी भी हुकूमत रही, आपके पास ही वजीर कबीर और मेयर सब कुछ रहा, और जो कुछ कराची के साथ हुआ, लाशें, दहशतगर्दी, बसें भी जलती रही, उसके बावजूद भी आपकी जमात कहती है हमने तो कराची को कोई नुकसान नहीं दिया, सिंध को नुकसान नहीं दिया। फिर नुकसान अवाम ही नहीं दिया है, किसने दिया है पूरे सिंध को नुकसान? भुट्टो भाई देखें, इसमें 18वीं तरमीम के बाद जो है ना, ये जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की आ गई है। 2010 के बाद मुझे तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, हर चीज़ जो मुझे देने की जिम्मेदारी है वो सूबाई हुकूमत की है। अब वो पीपल्स पार्टी की है, अनफॉर्चुनेटली वो एक अलग बात है, ठीक है। अच्छा, अब एनएफसी की बात बहुत हो रही है ना। एनएफसी को ऐसा लीगल कवर दिया हुआ है, आप अगर आइन पाकिस्तान पढ़ेंगे तो जरदारी साहब ने उसको ऐसा लीगल कवर दिया 2010 में कि भाई कि ये मिलना ही मिलना है सूबे को। अच्छा, मिलना ज़रूरी भी है, ज़बरदस्त बात है, क्योंकि सूबे के मामला कैसे चलेंगे, उसी का पैरेलल एक पीएफसी भी है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, उस पे बात ही नहीं होती, उस पे बात नहीं होती। वो 2010 से नॉन फंक्शनल है। मैंने करारदाद पेश की, अभी मेरी बजट मैं आपको बताता हूँ ना, वो पीएफसी 2010 से नॉन फंक्शनल है, 2026 आ गया। मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक दफ़ा मुलाकात की नासिर हुसैन शाह साहब से, उनसे बोला भाई पीएफसी फौरन करो, ये लोकल बॉडीज़ और तरक्की और सारे जो दाग लगे पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। 2026 में 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 20
उस पे क्या हुआ कि मैंने मेरा दिल बड़ा हो गया, मैंने मतलब कहा ब्राउन तो वोटे का दाग लगे हुए दाग लगे हुए जो कहाँ पीपल्स है? पार्टी पे। जी जो मतलब मैं उसमें बता रहा हूँ आपको, वर्डिंग में Publicly कहा है? एग्जैक्ट तो नहीं बोला ये, लेकिन पब्लिकली नहीं बोला, एक डॉन में खबर आई। मैंने ये देखते हुए करारदाद डाली कि पीएफसी को भाई फौरन नाफिज किया जाए। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने वो करारदाद नामंजूर कर दी, हुकूमत मतलब सिंध असेंबली ने। अब आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि भाई पीएफसी लगाओ, सिंध असेंबली बोल रही है नहीं करो। अब आप मुझे एक बात बताएं कि जब आपको पैसे एनएफसी से चाहिए तो आपको बहुत जरूरत है, आपके पास लीगल कवर भी है, नीचे जिले हुकूमतों को पैसे देने, जो आर्टिकल 140 आपको कहता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल पावर आप लोकल बॉडीज को देंगे, उस पर आप अमल नहीं करते। तो ये बेसिक, अच्छा उसी की बात पे फिर हमने 28वीं तरमीम पेश की कि कौमी असेंबली में एमक्यूएम पाकिस्तान ने कि भाई कि आप सूबों को अब ये, क्योंकि 18 साल हो गए ना भुट्टो साहब, बहुत बड़ा टाइम होता है, हमारा ट्रस्ट डेफिसिट हो गया जिला हुकूमतों का और सूबाई हुकूमत का, तो आप हमें डायरेक्ट ट्रांसफर करें जैसे पहले आप 2010 से पहले होता था। तो उसमें भी रुकावट पीपल्स पार्टी, वो कहते हैं हम गवर्नमेंट छोड़ देंगे, वरना तो हम ये जो मिलिट्री रिफॉर्म्स हो रही हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स हो रही हैं, उस पर हम जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ। हर जगह आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। फिर हम क्या करें, फिर हम अगर हम सूबे वफाक की बात करते हैं तो सूबे से गद्दारी हो जाती है। भाई आपको कुछ ना कुछ तो इसी पे देना बात पड़ेगा करेंगे ना। नादर। आप हमेशा पीस पार्टी कहती है जी एमक्यूएम सूबे की गद्दारी, कराची को अलग करने की बात होती है तो एमक्यूएम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है। क्या एमक्यू और पीस पार्टी भी कोई आपस में दो टीम है क्या है? वो कभी कराची के अलग की बात करते हैं, फिर आप सूबा सूबा करके बड़े फ़ायदे लेते हैं, उसके बड़े मज़े, माल, मिल्कियत, पैसा सब कमा लेते हैं। पीस पार्टी और एमक्यूएम के आपस में कोई मिली हुई कोई गठजोड़ भी तो नहीं है? नहीं, हमारे साथ इत्तेहादी माजी में ये ज़रूर रहे हैं, मगर अब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी सूबाइयत या लासानी बेसिस पे सियासत नहीं करती। और इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ सिंध में नहीं, बलूचिस्तान में भी हमारी हुकूमत है, गिलगित में भी हमारी हुकूमत है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कश्मीर में भी हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो हम तो सूबाई कार्ड खेल ही नहीं सकते ना, हम तो लासानी कार्ड खेल ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो वफाक की पार्टी हैं, चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर हमारा ही नारा था। बट एमक्यूएम अनफॉर्चुनेटली हमेशा इस तरह की गुफ्तगू ज़रूर करती है कि कराची को हम अलग आप करते कह हैं। रहे हैं कि आपका नारा चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, क्या नारे लगा कर ही अब नारा हो गया नारा- सारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, क्योंकि अब क्या हम चाहते हैं कि सियासत अभी नारे लगाकर जी लोगों को चूना लगाकर इसी सियासी नारों पे ही माल कमाने का नाम तो नहीं बन गया? नहीं जी, देखें माल कमाना तो कभी भी पीपल्स पार्टी का मंशूर नहीं रहा फिर है। किसका है? कहाँ माल जा रहा है सारा? माल अनफॉर्चुनेटली देखें, राजा साहब ने भी कुछ बातें की, बिल्कुल दुरुस्त फरमाई, मिर्ज़ा साहब ने भी कुछ बातें फरमाई, बिल्कुल दुरुस्त फरमाई। देखिए राजा, करप्शन माल कमाना, करप्शन, बदनवानी को कोई मान नहीं रहा, ये पैसा जा कहाँ रहा है? नहीं देखिए, मानना पड़ेगा। कौन मान रहे? और- आप भी नहीं मान रहे, और- नादिर भी नहीं मान रहे, नजम भाई भी नहीं मान रहे कि क्या कर रहा है? करप्शन नजर आप भी आती नहीं है। मान रहे, आप ही बड़ी बड़ी मैं किस्से कहता चला हूं एक रहे हैं। सिंपल फार्मूला बना लें। हम सियासी लोग हैं ना, दिमाग रखते ठीक हैं, है, पढ़े ठीक है। लिखे लोग हैं, डेली उठते हैं, बैठते हैं, अपने घर का बजट ही बनाते हैं। मुझे बताएं, अगर मेरे घर में चोरी हो रही होगी, नौकर चोरी कर रहा होगा, या मेरी बेगम साहब आप पैसे छुपा रही होंगी, तो मेरे घर के हालात बता रहे होंगे ना कि भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं मसला है। इसी तरह फार्मूला सिंपल है। जिस सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर है, तरक्याती काम भी हो रहे हैं, गवर्नेंस के इश्यूज नहीं है इतने, वहां करप्शन नहीं होगी या कम होगी। ठीक है, मैं बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूं। लेकिन जिस सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बेड़ा गर्क है, अब कोई काम बगैर पैसों के भी नहीं होता, मामलात भी खराब हैं, हॉस्पिटल्स के हालात भी खराब हैं, स्कूलों के हालात भी खराब हैं, तो फिर लाजमी बात है वहां करप्शन हो रही होगी ना, तभी इस तरह हुआ है। अगर ये बता रहे हैं कि इतने अभी 18 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को हुए हैं, कितने खरब रुपए हैं जी? चलो 26 मान खरब। लिया, 26 खरब रुपए। राजा मान लिया कि 26 नजर क्यों नहीं आ रहे मुझे? 18 साल पीस पार्टी की हुकूमत है, हाँ, उससे पहले नून लीग की हुकूमत रही, बिल्कुल। क्यों लीग की भी रही, सबकी रही, फिर सिंध के हालात को ठीक क्यों नहीं किया? देखिए, मैं अर्ज कर लूं, हालात बेहतर, हमारे साथ जो मसला था वो ये था कि हम कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज चाहते थे, हम इक़्तिदार की कंटिन्यूएशन चाहते थे, लेकिन हमें अपना टेन्योर भी पूरा नहीं करने दिया जाता था। ये हमारा सबसे बड़ा मसला था। हम चाहते थे कि अगर नवाज शरीफ साहब को हमेशा बार बार बीच में नहीं रोका जाता, बार बार हुकूमतें नहीं गिराई जाती, तो आज ये हालात ना होते। ये हमारा केस है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सूबे में ये केस नहीं उनकी है। भी बार-बार इसी तरह हुकूमत गिराई PTI गई। के साथ भी केपीके में ये पीस केस पार्टी नहीं की है। बार-बार हुकूमत गिराई गई इसी तरह। मुसलसल नहीं, सूबे में मुसलसल हुकूमत है, और 18वीं तरमीम के बाद तो मुसलसल हुकूमत है। इस वक्त जब आपको इख्तियारात इस नहीं मिले। वक्त जो मौजूदा हुकूमत वफाक की है, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दे के महंगाई, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई गई, महंगाई भी बढ़ गई। क्या वोट को इज्जत मिल गई महंगाई बढ़ाकर? नहीं, देखें, महंगाई बढ़ाने के इंडिकेटर्स डिफरेंट हैं। वो खत्ते की पूरी सूरत हाल है जिसकी वजह से अचानक महंगाई में फिर बूस्ट आया।
आपको पता है हमारी पड़ोसी ममालिक, जिस तरह इंडिया के साथ पहले हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर ईरान में, और अफगानिस्तान की सूरत हाल बड़ी बदतर रही, फिर ईरान, अमेरिका, इसराइल वॉर शुरू हो गई, अभी भी जो हालात हैं, अब ना हरमुज़ जो है अभी तक न बंद है। ईरान में महंगाई बढ़ रही तो है, न वहाँ अफगानिस्तान में नहीं, महंगाई बढ़ रही है, हर जगह सिर्फ बढ़ रही पाकिस्तान में है। महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। भी महंगाई बढ़ी है, मैं आपको अर्ज करूं, इतनी नहीं बढ़ी जितनी हमारे पास है। जिस तरह की नारे हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने दिए, जिस तरह की ऐलानात किए, जिस तरह मार्च किए गए, उससे तो पूरा खित्ता इस ज्यादा बढ़ लपेट में गई। है। लेकिन आप मुझे बताएं ना, ये वो मुल्क नहीं था जो कह रहे थे चंद घंटे दूर है डिफॉल्ट होने से, ये तो सियासी नारा भी हो सकता है। और नहीं, हमारे बदतरीन मुखालिफ कह के गए कि श्रीलंका बनेगा, इथियोपिया बनेगा, मशहूर उनके बयानात हैं। लेकिन ये भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह का हो शहबाज सकता है शरीफ कि साहब जी ने डिफॉल्ट महंगाई नहीं होने खिलाफ दिया मार्च इस मुल्क को, ना डिफॉल्ट हुए, ना ग्रे लिस्ट में आए, ना ब्लैक लिस्ट में आए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी फलती फूलती बढ़ती हुई इकोनॉमी है, जिसके इंडिकेटर्स, जिसके कम से कम सिमत का तयन कर दिया। नजम मिर्जा, इंतजार करें। आप क्या कहेंगे? असेंबली में मेंबर हैं, रोज़ आप असेंबली में बात भी करते हैं, करोड़ों रुपए पैसे आपके ऐवान के अंदर सिंध से लग रहे हैं, सिंध का मुकदमा, रोज़ बात भी होती है, सिंध की बात करते या नहीं करते, कराची की बात आपकी पार्टी करती है, तो सिंध की जो हालात तब्दील होने के लिए आप किस तरह देख रहे हैं कि असेंबली आवाज़ उठाती है? असेंबली खुद एक सियासी मंडी बन गई है, हर एक ने अपना अपना सब्जी सालन सब कुछ बेचना है। देखिए, मैंने तो आपको बता दिया ना, एक एग्जांपल दी थी अभी, पिछली दफ़ा पे बात की थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इंस्ट्रक्शन और सिंध असेंबली का कंडक्ट। देखें, सिंध असेंबली तो देखें एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, वहाँ पे कानून साजी के बजाय एक दूसरे पे इल्जाम ज़्यादा, और कानून साजी के बजाय रोजाना बोरी लाश और सब कुछ बात होती है। आप सही कह रहे हैं। देखिए, वहाँ पे मसला ये है कि जब मैं अपने हलके में जाता हूँ ना, तो वो अवाम ये नहीं समझती कि आपने कानून साजी करनी है। वो कहते हैं भाई मेरा गटर सही करो, मेरा पानी सही करो, मेरी स्ट्रीट लाइट सही करो, मेरे बच्चे का स्कूल सही करो, का काम है, ठीक है ना, वो कौंसिल का काम है। लेकिन हमें क्या है कि हमें, आप यकीन करें कि सारे एमपी पीपल्स पार्टी के हों, कराची के, पीटीआई के हों, जमात इस्लामी के हों, एमक्यूएम के, सब यूसी काउंसलर बन के काम कर रहे हैं। यूसी काउंसलर मतलब एमपी अब काउंसलर बन गए। वो काउंसलर बन गए ना, क्या करें भाई? आप जब सिस्टम ऐसा नहीं है ना, क्या सुबह सरकार आपको फंड्स नहीं देती? नहीं, हमें फंड नहीं चाहिए। आप फंड जो है लोकल बॉडीज को दें भाई। आपका मेयर है, आप उसको फंड दें। लेकिन आप घबराते हैं। आप क्यों घबराते हैं? क्योंकि आप मोरूसी सियासत कर रहे हैं, ठीक है ना। जब लोकल बॉडीज डेवलप होंगी इस मुल्क में, अभी क्या है, 1200 आदमी पूरा मुल्क चला रहा है, सूबाई, कौमी असेंबली, सेनेट आप मिला लें, उस वक्त 2.5 लाख आदमी मुल्क चला रहा होगा। पंजाब में इंतखाबात हो जाएं, सिंध में प्रॉपर तरीके से इंतखाबात हो जाए और उनको इख्तियारात मिल जाएं, और उससे फिर लीडरशिप जनरेट होती है। आज उर्दुगान जो है भाई, ये लोकल काउंसिल से होकर आया हुआ मेयर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से लोकल बॉडीज डेवलप होती हैं। लेकिन ये क्या है कि मोरूसी सियासत करने वाली पार्टीज इस सिस्टम से डरती हैं, और वो नहीं चाहती कि नीचे से थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट से एक क़यादत निकल कर आए आवाम के दरमियान। आपके अख्तियारात की जंग है, इस पर हम बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। हमारे साथ सिंध के मुकदमे में बात हो रही है, सिंध हुकूमत का तर्जुमान नादर नबील गबोल, वफाकी सरकार का तर्जुमा राजा अंसारी, एमपी नजम मिर्ज़ा मौजूद है, जिसका ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान से। सिंध के मुकदमे के हवाले से हर एक अपनी अपनी पार्टी और अपने इदारे को तहफ़्फ़ुज़ तो दे रहा है, अख्तियारात की जंग की बात भी हो रही है, मगर अख्तियारात की जंग है क्यों, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात हो रही है सिंध का मुकदमा। सिंध के अंदर 18 साल हुकूमत में जो तबाही है उसका ज़िम्मेवार वफाक है, सूबा सरकार है, या कराची की सियासत है। नादर, यहाँ तीनों मेहमान बैठ के ये कह रहे हैं कि जी वो कसूरवार में तो कोई कसूर नहीं है। 18 साल की हुकूमत के बावजूद भी सिंध पीछे, लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर, महंगाई उरूज पे, मसाइल। सिंध जो तहजीब तमद्दुन की हमने बात की, वो मसलिस्तान आस्ता आस्ता बनता जा रहा है। गरीब से गरीब तर होता हुआ जा रहा है। इस सारी बर्बादी के अंदर भी सिंध के सियासतदान, चाहे किसी भी पार्टी से हों, एयर कंडीशन कमरों में, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। तो इस बर्बादी का जिम्मेवार आखिर है कौन?
देखें, इंतहाई एहतराम के साथ मैं अग्री आपसे नहीं करता हूँ। इस वक्त अगर कोई सूबा सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है और गुर्बत से लोगों को निकाल कर ऊपर, गुर्बत की लकीर से ऊपर ला रहा है, तो वो सिंध सूबा है। सिंध सूबे ने वो कैसे? फ्री हेल्थ केयर, NICVD हो जाए, वहाँ SIUT पे हो भी जाए। गरीब का इलाज तो नहीं होता, वो भी बिल- वहाँ पे आपका एलीट क्लास के लिए अलग इलाज, एग्जीक्यूटिव क्लास अगर ऐसे आप चले जाएं कार्डियो में तो आपको एग्जीक्यूटिव के लिए पैसे भरने पड़ेंगे। सर मैंने तो जो मुझे आवाम चल है, के हमारे जो वर्कर हैं, जो गरीब तबका है, उनसे ही उसको तारीफ सुनी है। 3 महीने के बाद तारीख मिलेगी। देखें, जाहिर सी बात है कि हमारी आबादी और जो फैसिलिटी है उसका इस वक्त बैलेंस हमने मेंटेन उस हिसाब से नहीं किया है। कुछ रिसोर्सेज की भी कमी है, और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है उसका मकसद ही है। अभी रिसेंटली इंडस हॉस्पिटल है, उसके एक इवेंट पे मैं गया था, उन्होंने नया बिल्डिंग बनाया है। इंडस हॉस्पिटल प्राइवेट एक इदारा है, मगर सबसे बड़ी जो उसकी फाइनेंसियर है वो सिंध गवर्नमेंट है। और वो जो इंडस हॉस्पिटल के जो हेड है डॉक्टर बारी साहब, उन्होंने इस चीज़ को एतराफ़ किए पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने, कि सिंध वो तो हुकूमत के प्राइवेट बगैर, अस्पतालें हैं, मगर इसकी फंडिंग उनको सिंध फंडिंग दे हुकूमत रही कर है, रही है। सबको जी दे हाँ रही है, मगर अपनी अस्पतालें क्यों नहीं चला पा रही सरकार? सर, हमारा सिर्फ अगर आप जिन्ना अस्पताल को ले लें तो 2008 में 1100 बेड्स का था। अभी इंशाल्लाह अगले साल में ये 3500 बेड्स पे जाने वाला है। दुनिया के अंदर जो जदीद टेक्नोलॉजी है, चाहे आप साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी ले लें, रेडियोलॉजी ले लें, वो हमने वहाँ पे मुतारिफ कराई मरीज हुई को है। किसी को दाखिला तो करा के दिखा दें। जाते हैं। आप कह रहे धक्के होंगे खा रहे बिल्कुल हैं, आपका धक्के खा रहे हैं। तजुर्बा अलग होगा, बट मैंने जो सुना है, मैंने तारीफें ही सुनी है कि गरीब से गरीब शख्स को भी, चाहे वो जिन्ना अस्पताल चले जाए, चाहे NICVD चले जाए, वहाँ पे उसको हो स्टेट सकता ऑफ द है आर्ट। कल जब इस पार्टी की हुकूमत नहीं हो, आप ही बैठ के फिर इस पार्टी तर्जुमानी में बोलें कि जी ये अस्पतालें वफाक की मजे की बात यह कि जब PTI की हुकूमत थी तो PTI ने ये कुछ अस्पताल वफाक दी में थी, कब्जा दे करने दी की थी। कोशिश की थी, हाँ, पर वफाक से वो समझ तफसील गए कि गई सिंध थी। हुकूमत ही संभाल सकती है उसको, राजा तो वापस दे दिया। सिंध की अस्पतालें, इलाज, अभी नायाब, आपने कहा यही अस्पतालें मैं कल आपको वफाक के शिकायत भी थी, तब भी वही हाल, सूबे के पास वही हाल, फिर एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के अलावा चले हो क्या रहा है? यही आपकी शिकायत दूर करते हैं। मैं मानता हूँ आप पता नहीं कह रहे हैं ना कि हम करेंगे उसका कसूर, उसका कसूर, मेरा कसूर सबसे बड़ा, मेरा कसूर ये है कि मैं आज तक सिंध के अवाम को ये समझाने में नाकाम गया हूँ कि भैया वोट कारकर्दगी की बुनियाद पे दो, वडेरे के पीछे नहीं दो। ये वोट मेरा कारकर्दगी। कसूर है कि मैं उसको ये समझाने से कासिर हूँ कि तुम्हारी हॉस्पिटल्स तुम्हारे बच्चों को तालीम से दूर इसलिए रखा गया, तुम्हें सेहत के मौके इसलिए नहीं मिल रहे कि तुम अपने वोट की इज्जत को पहचान नहीं सकते। ये मेरा कसूर है। क्या मुस्लिम नून की कोई सिंध में कारकर्दगी है या कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सके कि उस वजह से लोग सिंध में मुस्लिम नून ना हम को वोट ही नहीं देते? अब सुने, ना हमारा MP है यहाँ से, ना हमारा क्यों MN नहीं है, है? क्यों ना नहीं है? हमारी ऐसे सूबाई में तो सब खड़े होते हैं, हुकूमत। आपके सुन क्यों लें, नहीं है? उसके बावजूद भी मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा नहीं हो तो हम नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ ना MNA, ना MPA, ना हुकूमत, उसके बावजूद भी ग्रीन लाइन वफाक ने दी, वो तो मुस्लिम देना है लीग की पैसा, तो हुकूमत ने, मुस्लिम लीग नून पूरे की मुल्क में हुकूमत देना ने। है, पूरे मुल्क के लिए पैसा है। जब आप कह रहे हैं कि वो पूरी कौम का पैसा है तो फिर तो सवाल ही बेमाना हो गया ना। हम तो कह रहे हैं कि कौम का पैसा दूसरी जमातों के पास भी तो है, वो खर्च क्यों नहीं कर रही? ग्रीन लाइन हम दे रहे हैं, मोटरवेज हम बना सिंध रहे में हैं, मुस्लिम पोर्ट कासिम हम बना सिंध रहे हैं, में बिजली के मुस्लिम मंसूबे हम दे रहे लीग हैं, नून की नाकामियों की वजह क्या है? ट्रेन्स हम अपग्रेड कर रहे हैं, कैंट स्टेशन को अपग्रेड हमने किया है, रोडी स्टेशन को अपग्रेड करने हम जा रहे हैं, ML1 नया रेलवे ट्रैक हम बिछाने जा रहे हैं। तो भाई काम तो उसके बावजूद भी वफाक कर आप रहा कह रहे है, हैं कि लेकिन जी, वोट हमें आप नहीं कह मिल रहे रहा। जी रेलवे वोट आज भी वडेरे का है। आपके रेलवे स्टेशनों से लेके रेलवे को अपग्रेड किया है, कलर चुना और कोई कलर थोड़ा चुना सा नहीं है। ईंटें लगाने से क्या अपग्रेड हो गया? आप आए कैंट स्टेशन आए, आप देखें एक बिल्कुल। 5 स्टार होटल में आप जैसे बैठे हुए हैं, उसके आप लॉन्चेस देखें, एयर कंडीशन देखें, और आप उसमें देखें कि किस तरह से वो जो है वो अटैच वाशरूम्स हैं, नजब भाई, आपको मजा आ जाएगा। फ्री वाईफाई मिल रहेगा। कराची में क्या क्या अपग्रेड वफाक ने कर दिया, सूबे ने क्या क्या कर दिया? अच्छा, मैं आपको बता दूं, पहले हॉस्पिटल्स की बात आपने की थी। SIUT प्राइवेट, इंडस प्राइवेट, प्राइवेट, ठीक है ना? लोगों की लाइन है वहाँ पे भी। नहीं, वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, बहुत अच्छी सूरत सर्विसेज वो दे रहे हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको एड एंड ग्रांट देके अपनी जान छुड़ा रही है। माशाअल्लाह। सारे बेसिक हेल्थ यूनिट चले ऐसे गए सिंध के- NGOs को दे दिए, ठीक है। अपने बच्चों का सारा जो पेडियाट्रिक्स का सिस्टम था वो SICHN को दे दिया। तो ये तो, और ये जो अभी नादिर भाई ने बात की कि ये 1300 से और 2500 कितने बेड्स का बोला, 3500 हो जाएंगे 3500 का हो सर, वो जाएंगे। पेशेंट एड फाउंडेशन बना रही है, पेशेंट एड फाउंडेशन क्यों बना बना रही रहा है। है? जी समझ जी, नहीं पेशेंट आ NGO है, डॉक्टर तारिक हैं, आप बोलिए। जो और जो उन्होंने बात की है कि जो कैंसर की जो रोबोटिक्स की मशीन्स आई हैं सर, वो पेशेंट एड फाउंडेशन लेकर आई है सर, ग्रांट हुकूमत सिंध ने दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपनी चीजें, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है। नादर, सिंध सरकार कौन सी माफिया के आगे मफलूज है
कि वो काम अपना नहीं कर सकती, कोई चीज़ें डिलीवर नहीं कर सकती, खुद पीस पार्टी के या पीस पार्टी सरकार के अंदर अपनी कोई माफिया है, या ऊपर से कोई माफिया है, या अंदर से, या माजी की तरह लियारी गैंगवार से लेके जिस तरह शहर में हंगामे दहशतगर्दी होती थी, ऐसी कोई माफिया नहीं है जो खामोशी से एक गैबी मखलूक की तरह छुपी हुई है क्या? सर देखें, अभी सोच की तब्दीली आ चुकी है। सोच की एक तब्दीली। टाइम सोच ये था कि हर जिस तरह चीज़, तब्दीली के नाम पे चूना मारा जाता है। नहीं सर, अर्ज़ ये है कि 50, 60, 70s में, हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो पार्टी थी जिसने नेशनलाइजेशन किया, बिल्कुल किया, मगर ठीक है, आज ठीक है। ये चीज़ एक्सेप्टेड हो गई है कि एफिशिएंसी तभी आती है जब प्राइवेट ओनरशिप भी इन्वॉल्व होती है। गवर्नमेंट अकेले, स्पेशली क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी बहुत होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज भी बहुत होती है। मैं तो उस बहस में जा सकता हूँ मगर जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि शो का टाइम कम रह गया है कि ब्यूरोक्रेसी में कितनी इनएफिशिएंसीज होती है। मगर ये चीज़ मानी जा चुकी है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो सक्सेस स्टोरी है वो हमने सिर्फ पाकिस्तान में साबित नहीं की है, दुनिया के बड़े बड़े अखबारात, न्यूज़पेपर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स इस पे आर्टिकल्स लिख रहा है कि कितनी बड़ी सक्सेसेस हैं। सिर्फ शाहरा भुट्टो का अगर आप एग्जांपल ले लें, हालांकि हैदराबाद टू सक्कर मोटरवे आज तक नहीं बना, मगर ये तकरीबन 39 किलोमीटर्स का जो हाईवे है इंटरसिटी, हमने वो बना दिया और उसको पूरी दुनिया सराह रही है। और इसी का जो फेज़ 2 है उसको हम कराची पोर्ट के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं ताकि कराची का जो ट्रैफिक सिचुएशन है, जो हैवी ट्रैफिक, जो डंपर्स थे, जो ट्रॉलर्स थे, वो अब कराची के शहरियों के दरमियान नहीं आएंगी, वो बाहर से ही इंशाल्लाह हाईवे लेके। अच्छा, सिंध सरकार अगर नाकाम है, करप्ट है, जो आप लोग बात भी करते हैं वफाक, तो वफाक सरकार आइन के दायरे में रहकर सिंध के लिए क्या करती है? क्या फिर पंजाब आपका, सिंध हमारा कोई सियासी गठजोड़ है कि सिंध के लिए, कराची के लिए कुछ नहीं करना? नहीं, हमने हमेशा सिंध सरकार को अपनी ऑफर की कि हम आपको सपोर्ट करने के लिए ये तैयार तो हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस फंड्स होती है, चाहिए। मुतालबे होते हैं, नहीं, हमने ऐलानात दिए भी होते हैं। हमने दिए भी हैं। अच्छा, मैं इनकी एक बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। देखें, कोई भी सियासी आदमी ये नहीं चाहता कि अवाम मुश्किल में रहे, क्योंकि उसको बाद में अवाम में आजकल तो सारी सियासी लेकिन जमातें ये कहते हैं कि अवाम मुश्किल में है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी को सिंध के अंदर लगाम देना जरूरी है। ये बिल्कुल इनकी बात ठीक है कि उनके रवैयों की वजह से भी पीपल्स पार्टी पे बहुत सारे प्रेशर आ रहा हमारा है। सारा कसूर ब्यूरोक्रेसी लेकिन का। देखें, जिस तरह मियां शहबाज शरीफ साहब ब्यूरोक्रेसी की लगाम को खींच के रखते हैं, जिस तरह मरियम नवाज ने अभी हमारी बहन ने वहां पे पंजाब में ब्यूरोक्रेसी को ठीक ठाक तरीके से उनसे काम ले रही है, सिंध सरकार को भी अपनी ब्यूरोक्रेसी को लगाम डालना पड़ेगा, उनसे काम लेना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जो शायद बिलावल साहब को या इवन चीफ मिनिस्टर साहब को पता ही ना हो, और नीचे से ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो खराबी पैदा कर रहे हो, जिसकी वजह से इन लोगों को जो है वो एक, मैं समझता हूं कि जवाब देना पड़ रहा है अवाम को। तो बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को लगाम देना होगा। बहुत से जो करप्शन है वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, जो शायद पीपल्स पार्टी के बड़ों को पता भी ना हो, लेकिन है। क्या वजह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म है या वफाकी वज़ीर, वो बराए नाम सिंध में कोई उनका काम नज़र नहीं आता? एक तो सिंध से भी वफाकी वज़ीर लग चुका है, ममलकती वज़ीर, वो भी कोई काम उसका नज़र नहीं आता, सवाए क्या नज़र आता है? आते हैं, काम भी करते हैं, प्रोजेक्ट्स विजिट करते हैं, अलीम खान आते हैं, यहाँ पे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक आते हैं, अभी आए, उनके काम की नज़र नहीं आता। फॉरेस्ट का दौरा किया, आए दिन रेलवे मिनिस्टर हनीफ अब्बासी साहब आते हैं, यहाँ पे काम हो रहा है। वफाक के जो इदारे हैं, हमेशा हमें पोर्ट एंड शिपिंग के वज़रा आते हैं, सब लोग। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास डोमेन कम है, इस हकीकत को समझना पड़ेगा। हमसे शिकायत करें, लेकिन हमसे शिकायत तब करें जब हुकूमत भी सिंध की आपने बात की, हुकूमत आप हम किसी और को दें और कहें काम हम करें। कैपीटी की भी बात की, इस वक्त वहाँ पे भी ज़मीनें माजी की तरह अलाट, लोगों को सब कुछ ठीक है, एक ठेकेदारी सिस्टम की तरह इदारे चल रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी से, ई बिल्डिंग, कंप्यूटराइज ट्रांसपेरेंसी से सरकार की मिल्कियत को बचा भी रहे हैं, उसको कब्जे होने से भी बचा रहे हैं और उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं। तो तमाम इदारे, मोहतरम वजीर आजम की जो पॉलिसी है कि ट्रांसपेरेंसी नंबर 1, वो हम शफाफियत के साथ कर रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं, एक भी आप बताएं ना वफाक की सरकार में आपको करप्शन का कोई केस नहीं मिलेगा। हमने सर लाखों लैपटॉप बांटे, एक लैपटॉप हमने बगैर मेरिट के किसी को नहीं दिया। ये तो मेरिट की बात तो सब करते रहते हैं। नजम मिर्जा, आप MP हैं, ऐवान में बैठे हुए हैं, कराची की हुकूक की बात करके वोट लेते हैं। कराची को हुकूक मिले या नहीं मिले ये तो आप बताएंगे, मगर ये आने वाले वक्त में कराची की हुकूक जब आप नहीं दिला सकेंगे या सिंध के हुकूक नहीं मिलेंगे तो क्या वोट मिलेगा वापस आप लोगों को? अच्छा, ब्यूरोक्रेसी की बात की, राजा भाई ने भी की, नादिर भाई ने भी की। देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन एक हमारा सिंध का इदारा है जो ये 16 ग्रेड से ऊपर जितनी भी अपॉइंटमेंट होती हैं, 16 ग्रेड और उससे ऊपर, उसको करता है। तो अभी लास्ट एग्जाम 2024 का उसमें सामने है। ब्यूरोक्रेसी की शिकायत कर रहे हैं नादिर भाई, ठीक है। 11,500 बच्चों ने पेपर्स दिए और 70 बच्चे
क्लियर हुए इंटरव्यू के बाद, वो 70 बच्चों के आप नाम देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा किस खानदान से ताल्लुक किस रखते हैं। खानदान से था, देखिए बड़ा किस- अपनी अपनी किस खानदान, तो लोगों को भाई दे दिया जब गया। जो आप बड़ी भी बोएंगे बातें वही हैं। तो फसल काटेंगे। आज आप ब्यूरोक्रेसी की शिकायत क्यों कर रहे हैं? वो सारे ताने बाने वही सीएम हाउस जा रहे हैं, और मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी का यहाँ पे शो में बैठ के। भाई आपको नीचे से ऑपरेशन करने की जरूरत है, करप्शन जड़ों में बैठ चुकी है। और ये आप इसको, मुझे तो बड़ा वो हो रहा है नादिर भाई की हिम्मत पर कि बेचारे इस शो में भी बैठ के पीपल्स पार्टी की इस परफॉर्मेंस को जो है डिफेंड कर रहे हैं, इस हालत में भी डिफेंड कर रहे हैं, बड़ी बात है। तो मैं कहूँगा कि, और दूसरी बात जो आपने की, देखें वोट तो एमक्यूएम पाकिस्तान को मिलेगा, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो जायज़ बात कर रहे हैं, कोई हम गैर सियासी बात नहीं कर रहे। और सूबे के या आपने कहा वफाक, एमक्यूएम पाकिस्तान, क्या एमक्यूएम अब कराची की जमात है या पाकिस्तान की? नहीं, एमक्यूएम, हमारी पार्टी का नाम एमक्यूएम पाकिस्तान है, ठीक है ना। हम रीजनल जमात हैं, जाहिर बात है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि हम चाहते हैं कि हम नेशनल जमात बने, लेकिन हम जो है अभी रीजनल पार्टी हैं और हम रिसीवर एंड पर हैं पीपल्स आपके पार्टी के पास साथ। हल क्या है? हल- सिंध का मुकदमा, सिंपल सिंध हल के है, मसाइल सिंपल हैं। हल है सर। आप जैसे एनएफसी अवार्ड ले रहे हैं, वैसे पीएफसी अवार्ड जिले हुकूमतों को दें, जिले हुकूमतों को पावरफुल करें। आपकी गवर्नमेंट है भाई, हम खाली कराची के मेयर के लिए अख्तियार थोड़ी मान रहे हैं, हम सखर के मेयर के लिए मांग रहे हैं, हम कश्मीर के मेयर के लिए भी मांग रहे हैं, हम कंदकोट के मेयर के लिए भी मांग रहे हैं। आप दो नाम लें भाई, आप उनको बाख्तियार करें, आपका काम थोड़ी है नालियां बनाना, गलियां बनाना। सिंध गवर्नमेंट ने सारे अख्तियार अपने पास पार्क किए हुए हैं, वो 5-6 लोग हैं, वो पूरी हुकूमत चला रहे हैं, वो चाहते हैं तो वो रोड बनाते हैं। आप पीएफसी दें सूबों को, जो उनका जिले का हिस्सा है उसको दें, लोगों को हिस्सा मिलेगा। फिर हम कारकर्दगी पे बात करेंगे ना कि भाई के भुट्टो साहब भाई सखर के मेयर हैं फॉर एग्जांपल, आपको अपना हक मिल गया, फिर आपकी नीयत की बात आ जाएगी कि आपने उसको लगाया या नहीं लगाया। जब तक आप हक नहीं देंगे तो फिर इस तरीके की आवाज़ें उठेंगी, लोग वफाक के हवाले करने की बात करेंगे, सूबे का मुतालबा करेंगे। आप इसको किल करें, सिंध धरती हमारी भी है, ठीक है ना, लेकिन हम नहीं चाहते। लेकिन जाहिर बात है कि 18 साल में लोग बाहर से आते हैं, वो कहते हैं तमगा इम्तियाज तो कराची के शहरियों को मिलना आपने चाहिए कहा यहाँ पे रहने पर। सूबे का मुतालबा किया जाएगा कि आप सिंध को तोड़ना चाहते हैं? नहीं, हम तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये चीज़ वहाँ तक पहुँच आ रही है, खुद पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी अपने अमल से पहुँचा रही है कि लोग आपके खिलाफ उठ खड़े हों, बोले भाई हमें आपके साथ नहीं रहना। बात करती है कि जी कराची को सूबा बनाया जाए, क्या कहेंगे? इसकी सख्त से सख्त मुखालफत करते हैं। कराची आज से नहीं, जब से, जैसे राजा साहब ने कहा कि जब से दुनिया कायम हुई है तब से कराची सिंध का एक वाइटल हिस्सा है, सिंध का दारुल हुकूमत है आज, और इसके खिलाफ क्या कहीं यहाँ पे कोई एहसास मौरिया तो नहीं, उस वजह से ये बात हो रही है? नहीं, सबसे ज़्यादा पैसे इस वक्त सिर्फ सिंध हुकूमत के भी जो हैं वो कराची में ही लगते हैं। सिंध हुकूमत के अपने बजट से स्पेशल पैकेजेस 100 अरब का तो मुराद अली शाह साहब देते हैं, फिर केएमसी की अपनी भी रेवेन्यू नजर जनरेशन क्यों होती नहीं है। आता, पैसा जाता कहीं? अगेन इनफिशेंसीज होती हैं, बहुत सारे और दीगर मसाइल होते हैं। अब जाहिर सी बात है, हमारी गली में हड्डी एक बन चुकी है। यूनिवर्सिटी रोड का ही मैं मिसाल दे रहा हूँ कि सीएम साहब ने खुद खड़े होकर वहाँ पे बोला, एतराफ़ किया कि इसमें बहुत ज़्यादा इनफिशेंसीज आई हैं, मुश्किलात आई हैं, पर हम हार नहीं मानते, हम कोशिश करते रहते हैं कि आवाम को डिलीवर करें। और राजा, पंजाब में पहले से असेंबली में करारदाद भी बावरपुर सूबे की पास हुई थी, वहाँ पे तो आवाज़ दब गई, ये सिंध में आवाज़ क्यों सूबों की उठती है? मैं समझता हूँ, देखें ये मैं अपने आंखों देखी और कानों सुनी बात आपको बता रहा हूँ कि कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब को पंजाब में सूबे बनने पर कोई एतराज़ नहीं है, और वो कहते हैं कि अगर पंजाब के लोग, इलाकों के लोग चाहते हैं तो वो जो मैकेनिज़्म आइन में मौजूद है उसके मुताबिक वोट दे के सूबा ज़रूर बनाए, हमें कोई एतराज़ नहीं। अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध में सूबे के ख़िलाफ़ है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि उनको पता है कि सिंध के लोग इस धरती को, इस सूबे को अपनी माँ तस्वर करते हैं, और माँ का बंटवारा किसी सूरत नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ कि हमारे एमक्यूएम के दोस्त भी सच्चे दिल से सूबे का बंटवारा नहीं चाहते हैं। अगर इनके मसाइल हल कर दिए जाएं, अगर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो, यहाँ पे मेरिट का फुकदान ना हो, इनके हुकूक इनको मिले, तो ये भी ये बात नहीं करेंगे। नजम मिर्जा कह रहे हैं कि बंटवारा एमक्यूएम भी नहीं चाहती, तो फिर ये बात कैसे चल रही है? देखिए भुट्टो साहब, देखिए सूबे बनाना कोई जुर्म नहीं है इस मुल्क में, कानून के तहत उसकी इजाज़त है, उसका एक तरीक़ाकार है, वो राजा साहब ने मुझे सबको बताया। अभी नादिर भाई ने बात की कि 100 अरब रुपए सीएम साहब देते हैं। भाई ये क्यों बात कर रहे हैं? एनएफसी अगर आपके पास आता है तो क्या शहबाज शरीफ साहब आपको पैसे देते हैं? भाई एक तयशुदा फार्मूला है, एक 24.66% सूबा सिंध का शेयर है, वो उसको मिलता है। कोई ये ना मुराद अली साहब को मिलता है, ना शहबाज शरीफ साहब। तो भाई इसी तरीके से आप मुर्तजा वहाब को दे दो ना पैसे। आप क्यों अपने तौर पे इसको काम को करना चाह रहे हो? शारे भुट्टो बनाना आपका काम नहीं है भाई, ये अंडर बाईपास बनाना, फ्लाईओवर बनाना आपका काम नहीं है। ये आप अपनी सवाब दीद पे क्यों पैसे रखे हुए सारे कि मैं चाहूँ तो लाड़काना को 10 अरब रुपए दे दूं और कराची को 1 अरब भी नहीं दूं?
आप फार्मूला फिक्स कर देना। और ये फार्मूला आउटडेटेड हो चुका है पॉपुलेशन वाला, जो पहली बात हुई है एनएफसी वाली। अब भाई रेवेन्यू बेस्ड फार्मूले, दुनिया चेंज हो चुकी है। 2010 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स पे आपका एनएफसी चल रहा है, आप इसको चेंज करें खुदारा, दुनिया के साथ चले। दुनिया चांद पे पहुंच गई है। आज हमारे कराची में क्या है कि वो आप जो वजह मौत है ना, जो तो देखेंगे पूरे दुनिया, तो क्या पाकिस्तान में नहीं है। कभी आपने सुना है कि लाहौर में भाई डंपर के नीचे आके 2 नौजवान जाँ बाग हो गए? खुदा नहीं है ऐसी बातें। तो ये इनकम्पिटेंसी है, करप्शन है, उसका सारा ये मिला जुला एक रिजल्ट है जो हम सबको फेस करना पड़ रहा है। भुट्टो साहब, एक मेहमान रह गया आज। वैसे तो सिंध का आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, पर क्योंकि ज़्यादा गुफ्तगू हमारी कराची पे, तो जमात इस्लामी का भी एक मेहमान अगर आप बुला लेते तो उनसे भी पूछा जा सकता था कि जो 9 टाउन उनको मिले हुए हैं, हर माहाना के हिसाब से हर टाउन को जो जमात इस्लामी की अंडर आता है उसको भी पैसे मिलते हैं। कितने पैसे देते हैं उनको? हर टाउन को तकरीबन कोई 15 करोड़ के लगभग मिलते हैं। यूसी लेवल तक आपको पता है 15 लाख रुपए मिलते ही मतलब मिलते आपका हैं। कहना है कि मिलकर सब सारी सियासी जमायतें इस सिंध के अंदर करप्शन कराची अनफॉर्चुनेटली जितना अपनाइयत कराची ने दिखाई है हर किसी के लिए, हर ज़बान बोलने वाले के लिए, अनफॉर्चुनेटली उसका जो सिला मिला कराची को वो अच्छा नहीं मिला, क्योंकि लड़ने के लिए फिर वो सारे खड़े हो जाते हैं ज़बान की बुनियाद पे, लसानियत की बुनियाद पे। ऐसा होना नहीं चाहिए था। होना यही चाहिए था कि हम सबका शहर है ये, उर्दू स्पीकिंग का भी, बलोचों का भी, सिंधियों का भी, पश्तो बोलने वाले का भी, सराइकी बोलने वाले का, सबको अपना अपना रोल अदा करना चाहिए था। मगर अनफॉर्चुनेटली जब भी मौका मिलता है किसी एक पार्टी को पॉइंट स्कोरिंग के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए, वो फिर लसानी कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, जो कि सबसे बड़ा सानिया कराची के साथ यही हुआ। मेहरबानी। हमारे साथ आज खरी बात में सिंध का मुकदमा, सिंध के अंदर जो इस वक्त हालात है उसका ज़िम्मेवार वफाक है, सूबाई हुकूमत है, कराची की सियासत है। और सिंध के अंदर सिंध और कराची अलग अलग सियासत की बात भी होती है। पाकिस्तान के किसी और सूबे में ये बात भी नहीं होती। और सिंध के इस हालात का ज़िम्मेवार कौन है? किसी भी सियासी जमायत ने कबूल नहीं किया कि जी वो कसूरवार है। वफाकी सरकार कसूरवार नहीं है, सूबाई सरकार भी कसूरवार नहीं है। कराची में सियासत करने वाले MQM, जमात इस्लामी, सबके पास यूनियन काउंसिल, MP, MNA वो भी हैं। किसी न किसी दौर में सबको हुकूमत भी मिलती है, मगर सबकी एक ही बात कि जी दूसरा कसूरवार है। एक दूसरे पे कीचड़ा, एक दूसरे पर इल्ज़ाम बाजी कर कर हर सियासी जमायत अपनी जान छुड़ाती है। और मसले कम होने के बजाय बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। और सारी मुसीबत का शिकार आवाम, गरीब से गरीब होता जा रहा है। महंगाई उरूज पे, पेट्रोल, दीगर जितनी भी खाने पीने की अशिया महंगी से महंगी होती जा रहे हैं। इस सारी जिम्मेवारी का कसूर किसी ने भी कबूल नहीं किया। आने वाले प्रोग्राम में अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें।